हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी कॉइल एयर प्री हीटर, जिसे इन शॉर्ट हम स्कैप भी कहते हैं। फ्रेंड, पिछले टॉपिक एसिड ड्यू पॉइंट पर चर्चा करते समय हमने बताया था आपको कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये स्कैप पर होगा, क्योंकि स्कैप को समझने से पहले आपको एसिड ड्यू पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी था। तो अगर आपको स्कैप को और अच्छे से समझना है तो आप ये एसिड ड्यू पॉइंट की वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। इससे आपको इस वीडियो को क्लियरली समझ आएगा और स्कैप का जो इम्पोर्टेंस है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। स्कैप एक ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है और इनमें एक साइड से स्टीम को इन कराया जाता है और दूसरी साइड से स्टीम को आउट कराया जाता है, जिससे कि ये हीटर की तरह बिहेव करने लगते हैं। और इन फिन्स ट्यूब के ऊपर से जब हम सेकेंडरी एयर को पास कराते हैं तो ये गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद में हम इसे कंबस्शन के लिए यूज़ करते हैं। स्कैप सेकेंडरी एयर डक्ट के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जहां से हमारा सेकेंडरी एयर पास होता है और एपीएच तक जाता है। फ्रेंड, 300 मेगावाट के ऊपर जितने भी हमें प्लांट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें स्कैप देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये पीएफ बॉयलर में इनका यूज ज़्यादातर देखने को मिलता है। फ्रेंड, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इस चीज़ को समझते हैं। जब बॉयलर का लोड कम हो, या रेनी सीजन हो या विंटर सीजन हो, या हम बॉयलर को जब शट डाउन ले रहे हों या हम बॉयलर को लाइट अप कर रहे हों, जब रेनी सीजन हो या विंटर सीजन हो, इस समय एटमॉस्फेयर से जो हम एयर लेते हैं इनका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन पे जब हम सेकेंडरी एयर को एपीएच में लेते हैं तो ये एपीएच में जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं इसे टेम्परेचर के मिनिमम लेवल से पहुंचने से रोकता है। और दूसरा, जब ये कंबशन के लिए जाता है तब यहाँ जो डक्ट लगे होते हैं, इन डक्ट से होते हुए ये गुजरता है। तो डक्ट में भी अगर ये टेम्परेचर को डाउन करता है तब यहाँ पर कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब ये आगे बढ़ता है तब ये फर्नेस में पहुँचता है और फर्नेस में पहुँचने के बाद में यहाँ पर भी हमारे ईंधन के खपत को बढ़ा देता है, क्योंकि हमें जो डिज़ायर टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए लोड के अकॉर्डिंग ये हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एयर का टेम्परेचर कम है। और जब एयर का टेम्परेचर कम होता है एटमॉस्फेयर में तब इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब ये प्लेट में या जिस जगह पर भी जाएगा तब ये कोरोजन को प्रमोट करता है, इसलिए हमें स्कैप की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स ये बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। आप इसका सर्कुलेशन देखिए, ये हमारा एफडी फैन है। एफडी फैन का ये आउटलेट डक्ट है। एफडी फैन के आउटलेट डक्ट में ये एक वर्टिकल लाइन है एफडी फैन की, और इसी जगह पर हमने स्कैप को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और इसके ऊपर में ये एपीएच है। एपीएच के बाद ये डक्ट दिए हुए हैं। डक्ट के बाद ये फर्नेस में एयर चला जाता है। यहाँ से ये सर्कुलेट होकर इकोनोमाइजर तक पहुँचता है। इकोनोमाइजर से होने के बाद में ये एपीएच में आता है और एपीएच से होके ये ईएसपी तक जाता है। मतलब अगर हमने टेम्परेचर कम दिया, अगर जब हमने स्कैप यूज़ नहीं किया तो ये उसी तरह घूमकर ये कंबस्शन के बाद में फ्लू गैस साइड में आएगा। अगर फ्लू गैस साइड में कंबस्शन के बाद आता है तब हमारा जो डिज़ायर टेम्परेचर है अगर हमको नहीं मिल पाता, जैसे हमने ईएसपी पर 120 प्लस टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं और चिमनी पर 120 टेम्परेचर आउटलेट के लिए मेंटेन किया जाता है। अगर ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है तब क्या होता है, इसे मैंने एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए जो टॉपिक बनाया था इसमें आपको क्लियरली समझाया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जब हम कोल कंबस्शन कराते हैं तब उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर कंटेंट रिलीज होता है। कार्बन कंबस्शन के लिए यूज हो जाता है और सल्फर O2 के साथ में SO2 प्लस और O2 के साथ में SO3 बना लेता है। और हाइड्रोजन जो है ये O2 के साथ में मिलकर H2O मीन्स ये वाटर वेपर के रूप में रहता है। और जब ये SO3 H2O के साथ में क्रिया करता है तब H2SO4 बनाता है, जो कि एसिड होता है और एसिड का नेचर कोरोसिव होता है। अभी जब हम इंडियन कोल जो यूज़ करते हैं इसका जो 0.5% पर इसका जो एसिड ड्यू पॉइंट होता है ये 119 होता है। इसीलिए हम ईएसपी का जो टेम्परेचर है 120 डिग्री से एवब रखते हैं, क्योंकि जब ये 119 डिग्री जब इसे जिस जगह पर भी मिलेगा ये उसी जगह पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका।
और कंडेंस होने के बाद ये वाटर ड्रॉप में बदलने लगेगा, और वाटर ड्रॉप में बदलने के बाद में जिस जगह पर भी ये जमा होगा या जिस जगह पर भी ये पड़ेगा उस जगह पर ये कोरोजन करेगा। इसलिए हम जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है इसे हम डिज़ायर टेम्परेचर मतलब 120 डिग्री एवा भी रखते हैं। फ्रेंड, स्केप का जो यूज़ होता है ये शुगर मिल, केमिकल फैक्ट्री और सुपर क्रिटिकल बॉयलर, सब क्रिटिकल बॉयलर, रिकवरी बॉयलर और ड्रायर आदि में किया जाता है। इसमें जो ट्यूब मटेरियल लगा होता है ये SA-210 ग्रेड बी का कॉइल के लिए हम मटेरियल यूज़ करते हैं, और SA-206 ग्रेड बी इसका जो हेडर होता है इसके लिए हम मटेरियल यूज़ करते हैं। इसमें हम मेंटेनेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है ये भी समझ लेते हैं। इसमें फ्रेंड ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये फिक्स सिस्टम है, ये अपने जगह पर ही रहता है और ये मूव नहीं होता, इसलिए कोई लुब्रिकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये फिक्स्ड सिस्टम है, लेकिन जब हम बॉयलर को शट डाउन लेते हैं उन कंडीशन पर इसे हमें निकाल कर देखना चाहिए कि इसमें कोई इसी तरह का कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल बैठता है अगर इसमें तो कोरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें इसे प्रॉपरली चेक करना चाहिए शटडाउन के टाइम पर। फिर अब हम रिस्टार्ट चेकिंग में हम क्या क्या देखते हैं इसे समझते हैं। जब भी हम इसे लाइन में लेते हैं तो सबसे पहले इसमें जो इसके जो परमिट होते हैं, क्रॉस परमिट होते हैं, ये सारे रिटर्न होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से ये असेंबल कंडीशन पर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, जब भी हमें स्केप को लेना होता है सर्विस में तब कहीं कहीं पर स्केप के लिए अलग से डक्टिंग सिस्टम होता है। आप यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से समझिए, ये यहाँ पर 2 डक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। इस डक्ट में हमने स्केप दिया हुआ है, इस डक्ट में हमने स्केप नहीं दिया हुआ है। तो इस डक्ट में जब हमने स्केप नहीं दिया हुआ है तो जब नॉर्मल टाइम पे जब हमें स्केप की ज़रूरत नहीं पड़ती इस टाइम पर हम इस डक्ट का यूज़ करते हैं, और जब हमें स्केप की ज़रूरत पड़ती है तब हम इस डक्ट का यूज़ करते हैं। अगर स्केप की ज़रूरत है उस कंडीशन पर हम इस डक्ट को सेलेक्ट करेंगे, और कहीं कहीं पर ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता, एक ही डक्ट होता है जिसमें स्केप लगा होता है। तो जब हमें स्केप की ज़रूरत नहीं होती तब हम स्केप को डिस्चार्ज कर देते हैं। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि जब भी हमें स्केप को चार्ज करना है उसके पहले हमें सेकेंडरी एयर को चार्ज करना होता है, क्योंकि अगर हमने सेकेंडरी एयर चार्ज नहीं किया तो स्केप की जो कॉइल्स होती है ये ओवरहीट होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो एयर होता है ये इसका कूलिंग मीडियम भी होता है, इसलिए जब भी हमें स्केप चार्ज करना है तो उसके पहले हमें सेकेंडरी एयर इसमें पास हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें स्टीम हेडर है जहाँ से हमें स्टीम लेना है इसे चार्ज करना है, और जो डिज़ायर टेम्परेचर और प्रेशर होता है इसे भी हमें मेंटेन करना है। यहाँ पर जो स्टीम हेडर का टेम्परेचर होता है ये 250 डिग्री होता है, और इसका जो प्रेशर होता है ये 8 to 10 kg के आसपास होता है। इसके लिए स्टीम हम ऑक्सिलरी हेडर से लेते हैं। ऑक्सिलरी हेडर को 4th एक्सट्रैक्शन टरबाइन के और CRH और MS की लाइन से चार्ज किया जाता है। स्केप के लिए जो ऑक्स हेडर होता है इसके ड्रेन आप ओपन रखेंगे और इसके रिटर्न लाइन का भी ड्रेन आप ओपन रखेंगे, और धीरे धीरे आप स्टीम हेडर को आप प्रॉपरली चार्ज कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन की प्रॉपर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कंट्रोल वाल लगा के रखा हुआ है इसे हमें ऑपरेट करना होता है, और जो एक्चुएटर लगे हुए हैं इन्हें भी हम एयर के थ्रू ऑपरेट करते हैं। अब फ्रेंड देखते हैं इसका स्टार्टअप एक्टिविटी क्या है, किस तरह से हम स्केप को सर्विस में लेते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आप स्केप हेडर के ड्रेन ओपन रखेंगे, अप स्ट्रीम के डाउन स्ट्रीम के दोनों ही ड्रेन ओपन रखेंगे, और इसके जो स्केप टू IBD टैंक का यूज़ हम बॉयलर के जो सभी ड्रेन होते हैं ये IBD टैंक में ही जाते हैं। तो यहाँ पर स्केप का जो ड्रेन है इसके लिए हमने लाइन IBD टैंक में दे के रखी हुई है। तो आप स्केप टू IBD का जो ड्रेन होता है आप इसे थ्रू करके रखेंगे, ओपन करके रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको दोनों ही स्केप चार्ज करना है, क्योंकि अगर हमने जैसे 600 मेगावाट की यूनिट है, यहाँ पर हमने 2 APH लगा के रखा हुआ है, तो 2 APH के लिए स्केप भी 2 हैं यहाँ पर, क्योंकि सेकेंडरी एयरलाइन भी 2 आई हुई हैं, 2 APH हैं, तो यहाँ पर स्केप भी 2 है। तो इसमें आपको ये सेलेक्ट कर लेना है कि क्या आप दोनों को चार्ज कर रहे हैं या आप सिंगल चार्ज कर रहे हैं। अगर कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें सिंगल चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो हम दोनों ही चार्ज करते हैं।
और साथ ही यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर ड्रेन होता है स्केप का, इसे भी हमें ओपन करना होता है। अब आप धीरे धीरे मैनुअल आइसोलेशन वाल्व ओपन करेंगे, उसके बाद आप एमओवी ओपन करेंगे, फिर कंट्रोल वाल्व आप ओपन करेंगे और लाइन को धीरे धीरे चार्ज होने देंगे। अब जब आपकी लाइन पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है, जो हमारा डिजायर टेम्परेचर प्रेशर हमें आ चुका है, जो कंडेंसर ड्रेन से आना बंद हो चुका है, तब आप एटमॉस्फेयर का जो ड्रेन होता है ये आप क्लोज कर देंगे। लेकिन आप स्केप टू आईवीडी का ड्रेन है, इसे आप थ्रोटल कर देंगे। अब क्योंकि आपका जो स्केप है ये पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, तब स्केप चार्ज होने के बाद में आप चेक कर लीजिए कि कहीं पर कोई लाइन हंट तो नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई एमओवी या किसी फ्लैंज से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, किसी ग्लैंड से कोई लीकेज तो नहीं है। आप इसे प्रॉपरली इंश्योर कर लेंगे। समर सीजन में हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है एयर का, ये 31-32 के अराउंड हमें मिल जाता है। और जब इसका जो एपीएच का आउटलेट टेम्परेचर होता है ये 271-272 के अराउंड हमें मिलता है। लेकिन वहीं पर जब हम रेनी सीजन या विंटर सीजन की बात करें, तब या लोड कम हो, तब इन कंडीशन पर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है ये हमें 20 से 22 डिग्री 24 डिग्री के आसपास हमें एयर का टेम्परेचर मिल जाता है। तो ये 10 से 12 डिग्री का ही अंतर पड़ता है और ये 10 से 12 डिग्री हमें आउटलेट में भी कम मिलेगा। तो इसी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर स्केप का यूज़ करते हैं। लेकिन इसी टेम्परेचर पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, इसलिए हमें स्केप यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके अगर आइसोलेशन की बात करें तो इसका आइसोलेशन बहुत ईजी है, और क्योंकि किसी भी स्टीम लाइन को जब हम चार्ज करते हैं तो उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे किया जाता है, जिससे कि उसमें कोई लाइन हंट ना हो। और जब इसमें आइसोलेशन की बात करते हैं तो ये उसी तरह स्टीम लाइन को आइसोलेट करने का जो तरीका होता है, आप इसके स्टीम की सप्लाई को बंद कर देंगे और इसके जितने भी ड्रेन होते हैं ये खोल देंगे, जिससे कि इसके जो कंडेंसेट हैं ये प्रॉपरली बाहर आ जाए। बाहर होने के बाद आप इसके ड्रेन को बंद कर देंगे। तो ये इसका आइसोलेशन प्रोसेस है। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि आगे की वीडियो बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। और फ्रेंड, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।